आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के बारे में। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क के बाद की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुजान की बैक स्टोरी, हाशिरा मीटिंग और ग्यू की बैक स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। मुजान को पता लग जाता है कि नेजुको ने सन को कंकर कर लिया है और वो खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली एक ऐसा डीमन था जिसने सन को भी कंकर कर लिया था। मुजान कहता है मैं भी सूरज पर जीत हासिल कर सकता हूँ अगर मैं उस लड़की को खा लूं तो। ये सुनकर उस घर की मेड डर जाती है जिस घर में मुजान रहने लग रहा था, पर मुजान उसे मार देता है। उसके बाद हमें मुजान की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। करीब 1000 साल पहले एक डॉक्टर ने मुजान को डीमन बना दिया था। मुजान को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो 20 साल की उम्र से पहले ही मर जाता। उस डॉक्टर ने मुजान के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहनत की, पर मुजान को लग रहा था कि वो डॉक्टर काफी धीरे काम कर रहा है, इसलिए गुस्से में आकर मुजान ने उस डॉक्टर को ही मार दिया। पर उसे मारने के बाद मुजान को अपने अंदर एक चेंज दिखा। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी थी, पर अब वो सूरज में नहीं चल सकता था। उसे किसी तरह से पता था कि अगर वो सूरज में जाएगा तो वो मारा जाएगा, और मुजान को मांस खाने की ललक लगने लग रही थी। मुजान को ये नहीं पता था कि उस दवाई को कैसे बनाते हैं जिसका नाम था ब्लू स्पाइडर लिली। इसी दवाई का इस्तेमाल उस डॉक्टर ने किया था। इस दवाई को बनाने के लिए हमें ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर चाहिए, पर मुजान को वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। पर अब क्योंकि नेजुको ने सन को कंकर कर लिया था तो अब एक जंग छिड़ने वाली थी जिसके बीच में नेजुको होगी। दूसरी तरफ तांजीरो और बाकी सब बिल्कुल खुश थे क्योंकि उन सब ने सरवाइव कर लिया था। वो सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब स्वर्डस्मिथ विलेज को कहीं और बनाया जाने लग रहा था। जो लोग मरे थे उनके पास उनका शोक मनाने का भी टाइम नहीं था क्योंकि डीमंस इंतजार नहीं करेंगे। अब की बार तांजीरो काफी जल्दी रिकवर कर लेता है और ये देखकर काकुशी गोतो बिल्कुल खुश हो जाता है और वो हैरान भी रह जाता है। गोतो कहता है कि इस वक्त नेजुको की देखभाल शिनोबू करने लग रही है, पर तांजीरो कहता है नहीं, उसके ऊपर रिसर्च तामायो करने लग रही है। पर गोतो को नहीं पता था कि ये तामायो है कौन। दूसरी तरफ नेजुको को सूरज में चलता फिरता देखकर जेनित्सु बिल्कुल खुश था, पर नेजुको उसे नहीं पहचानती और उसे इनोसुके बुला देती है। ये सुनकर जेनित्सु को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। पिछले 2 दिनों से इनोसुके लगातार नेजुको को इनोसुके कहना सिखा रहा था, इसलिए नेजुको ने सीधा इनोसुके ही कह दिया। उसके बाद हाशिरा मीटिंग बुलाई जाती है, पर अब की बार इस मीटिंग का हेड कागाया ओबायाशी नहीं था। उसकी जगह उसकी बीवी अमाने ओबायाशी आई थी। सभी हाशिरा उनके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। अमाने कहती है जैसा कि आप सबको पता है एक ऐसी डीमन आ चुके हैं जिसने सन को भी कंकर कर लिया है, और अपर मून 4 और 5 से लड़ते हुए मिस्ट हाशिरा और लव हाशिरा की बॉडी पर एक मार्क आ गया था। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी अपने मार्क के बारे में नहीं पता था। अमाने कहते हैं सेंगोकू एरा में जब डीमन स्लेयर कोर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस वक्त भी स्वॉर्ड्समैन के ऊपर ऐसे ही मार्क हुआ करते थे। किताबों में लिखा था कि अगर एक आदमी ने भी इस मार्क को अनलॉक कर लिया तो उसके आसपास सभी लोगों के मार्क आने लगेंगे, जैसे ये कोई एक रेजोनेंस हो। अब की बात जिसने सबसे पहले मार्क अनलॉक किया था वो हाशिरा नहीं था बल्कि वो तांजीरो कामाडो को था, पर हम उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करना चाहते थे। पर क्योंकि अब हाशिरा ने इसके अनलॉक कर लिया है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं। मित्सुरु कहते हैं मुझे एकदम से चिम की फीलिंग आई और सुम से मेरा मार्क अनलॉक हो गया। अपनी बात को सुनकर मित्सुरी खुद ही एम्बेरेस हो जाती है, पर जब मित्सुरु कहने लगता है शायद मुझे पता है कि मार्क को अनलॉक करने की क्या कंडीशन है। जब मेरा मार्क अनलॉक हुआ तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। शायद मेरा हार्ट रेट 200 बीट्स पर मिनट था और मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं जलने लग रहा हूँ। शायद मेरा टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था। शिनोबू कहती है पर ऐसे स्टेट में तुम चल भी कैसे पा रहे थे। मिचिरो कहता है सर्वाइवल ही वो चीज है जिससे मार्क अनलॉक होता है। एक बार मुझे ऐसा ही बुखार हुआ था और जब भी मेरा टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए मुझे पता है कि उस वक्त कैसा फील होता है। पर अमाने कहती है इस मार्क को लेकर एक और बात है, जिन्होंने इसे मैनिफेस्ट कर लिया है उनके लिए काफी देर हो चुकी है। जिन्होंने भी इसे मैनिफेस्ट किया है वो बिना किसी एक्सेप्शन के, पर उसके आगे की बात हमें नहीं सुनाई जाती। उसके बाद अमाने यहाँ से चली जाती है। गियो उठकर जाने लगता है पर सानेमी कहता है हमें अभी भी कुछ डिस्कस करना है। गियो कहता है मैं तुम सब जैसा नहीं हूँ, तुम अकेले में इसे डिस्कस कर सकते हो। ये सुनकर सानेमी को गुस्सा जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि गियो अपने आप को 30 मार खा समझता है, पर जब ही गियो में क्लैप करता है और वो सब शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हागा नेजुका तांजीरो को उसकी नई कटाना दे देता है। हागा नेजुका ने इस कटाना पर 3 दिन लगाए थे। तांजीरो इसे देखकर बिल्कुल हैरान था। हागा नेजुका कहता है जिसने भी इसे बनाया है एक ही मकसद के लिए बनाया है, डीमंस को मारने के लिए, इसलिए उसने सिर्फ स्लेका कांजी कैरेक्टर लिखा है ना कि अपना पूरा नाम। हागा नेजुका को बुखार चढ़ गया था इसलिए वो वहां से जाने लगता है, पर जब ही खिड़की तोड़कर वहां पर इनोसुके आ जाता है। इनोसुके कहता है हम और भी ताकतवर होने वाले हैं क्योंकि अब हमें ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग, बहुत ही ताकतवर लोग हमें ट्रेनिंग देंगे। तांजीरो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता। ये एक स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली थी और इसका नाम रखा गया हाशिरा ट्रेनिंग।
जिसमें हाशिरा सभी लोगों को ट्रेनिंग देंगे। नॉर्मली हाशिरा बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं, पर जब से नेजुको ने सन को कंकर किया है कोई भी डीमन अपीयर नहीं होने लग रहा है, मानो ये तूफान से पहले की शांति हो, इसलिए वो बाकी लोगों को ट्रेन करने में ध्यान दे सकते थे। ये बातें जेनित्सु तांजीरो को बताने लग रहा था, पर जेनित्सु बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि अब उसे ट्रेनिंग करने पड़ेगी। पर जब भी तांजीरो जेनित्सु को थैंक यू कहने लगता है, क्योंकि जेनित्सु ने जो उसे थोड़ी सी थंडर ब्रीदिंग सिखाई थी उसकी वजह से वो हानतेंगु को मार पाया था। अपनी तारीफ सुनकर जेनित्सु बिल्कुल खुश हो जाता है। पर जब तांजीरो का क्रो उसे एक लेटर देता है जो कि खुद कागाया ओबायाशी ने लिखा था। दूसरी तरफ तेंगेनोजी बहुत सारे लो रैंक डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देने लग रहा था, पर कोई भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था। हाशिरा ट्रेनिंग के 2 फेज होने वाले थे। सबसे पहले फेज में तेंगेनोजी, मित्सुरी कानरोजी और तोकितो मिचिरो हमें फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले थे, और उसके बाद ओबानाई, इगुरो, सानेमी शिनाजु, गावा और ग्योमे हिमेजिमा के साथ ट्रेनिंग का सेकंड फेज होने वाला था, जिसमें उनकी स्वॉर्डशिप को और भी ताकतवर किया जाता। औरों को ट्रेनिंग देते देते हाशिरा खुद भी ताकतवर होते, इसलिए ऐसे करके पूरी डीमन स्लेयर कोर ताकतवर होने वाली थी, सिवाय ग्यू के, क्योंकि वो किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। जब भी उसके घर पर तांजीरो आ जाता है, तांजीरो अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था, इसलिए अभी वो ट्रेनिंग नहीं करने लग रहा था। तांजीरो ग्यू से कहता है कि अब वो वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये सुनकर ग्यू उदास हो जाता है। ग्यू कहता है ऐसा मत कहो, क्योंकि इस वक्त डीमन स्लेयर कोर में कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी किसी को वाटर हाशिरा बनना पड़ेगा। तांजीरो कहता है कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है, पर तुम्हारा क्या ग्यू, तुम भी तो वाटर हाशिरा हो। ग्यू कहता है मैं वाटर हाशिरा नहीं हूँ और इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। कागाया ओबायाशी ने तांजीरो को लेटर में लिखा था कि वो दिन रात ग्यू से बात करे और वो किसी तरीके से ग्यू के मन को हल्का कर दे। तांजीरो ऐसा ही करने लगता है। वो दिन रात ग्यू का पीछा करने लग रहा था, यहाँ तक कि वो वॉशरूम में भी उसका पीछा करने लग रहा था। वो दिन रात उसका दिमाग खराब करने लग रहा था, वो लगातार बातें कर रहा था। आखिर में हार मानकर ग्यू कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैंने फाइनल सिलेक्शन टेस्ट दिया था तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने भी वो टेस्ट दिया था जिसका नाम था साबिटो। उसके बाल फ्लैश कलर के थे, हम दोनों 13 साल के थे। उस साल फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ वही मारा गया। उसने वहां के सभी डिमंस को अकेले हरा दिया, फिर भी सिर्फ वही मारा गया। मैं शुरुआत में ही इंजर्ड होकर बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मैंने फाइनल सिलेक्शन को क्लियर कर लिया है। पर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसे मैंने उसे पास किया? मैं वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूँ, मैं बाकी हाशिराज के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें बाकी हाशिराज से लेसन लेने चाहिए। मैं उस मार्क को मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा, पर शायद साबित हो कर लेता। मेरे साथ अपने टाइम को बर्बाद मत करो। तांजीरो सोचता है मुझे पता है कि ग्यू को कैसा फील होने लग रहा है। उसको बचाने के लिए किसी और ने अपनी जान दे दी। अब उसे लग रहा है कि उसे मरना चाहिए था। मैं भी कुछ वक्त के लिए साबिटो से मिला था, पर यह काफी अजीब था। उन्हें मरा हुआ होना चाहिए था, फिर भी उन दोनों ने मेरी मदद की। जब रेंगोकू मरा था तो भी मुझे यह ऐसा ही फील हुआ था। मुझे लगा था कि मुझे मरना चाहिए था, पर रेंगोकू ने कहा था कि वो हमारे अंदर यकीन रखता है, इसलिए हमें उसके लिए जीना पड़ेगा। पर इस वक्त मैं ग्यू से क्या कहूँ? तांजीरो कहता है क्या तुम उस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो तुम्हें साबिटो ने दिया है? ये सुनकर ग्यू रुक जाता है। उसे साबिटो की बातें याद आने लगती है। साबिटो ग्यू से कहता है तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगले दिन उसकी शादी होनी थी, फिर भी उसने खुद को सैक्रिफाइस करके तुम्हें डीमन से बचाया, इसलिए तुम्हें जिंदा रहकर उसके लिए जीना चाहिए। तुम्हें जिंदा रहना चाहिए ग्यू। ग्यू को वो चाटा फील होता है जो उसे साबिटो ने मारा था। ग्यू कहता है मैं इसे कैसे भूल गया, शायद मैं इसे याद ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी मैं इसे याद करता था तो मैं उदास हो जाता था। सुटाको, साबिटो, मुझे माफ कर देना कि मैं इतना बचकाना था। उसके बाद वो एक नूडल ईटिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, जिससे उन दोनों का मूड काफी ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ शिनोबू कानाओ को बुलाकर कहते हैं अब की बार मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले पाऊंगी। पर कानाओ कहती है मास्टर, पर मुझे तो आपसे ट्रेनिंग लेनी थी। शिनोबू कहती है कानाओ तुम पहले से काफी अच्छी हो चुकी हो, क्योंकि अब तुम अपने मन की बातें कर पा रही हो, पर मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगी, मुझे कुछ और काम है। अब मैं जो कहने वाले हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि हमें उस डीमन को कैसे मारना है जिसने मेरी बड़ी बहन कानाए को मारा। दूसरी तरफ एक डीमन स्लेयर कोर का क्रो तामायो के पास पहुंच जाता है। उस क्रो ने योशिरो की स्मेल से पता लगाया था कि तामायो कहाँ है। वो क्रो तामायो से कहता है क्या तुम ओबायाशी की मेंशन में चलकर मुजान को मारने में हमारी मदद करोगी? ये सुनकर तामायो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि वो एक डीमन थी, फिर भी उसे डीमन स्लेयर कोर के साथ काम करने का इन्विटेशन आने लग रहा था। वो क्रो से शिनोबू के बारे में भी बताता है। अब तामायो और शिनोबू मिलकर नेजुको के ऊपर स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ तांजीरो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब वो ट्रेनिंग करने लग रहा था। वो 10 दिनों के अंदर तेंगेन की ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है और तेंगेन और उसकी सारी बीवियां उससे काफी खुश थे। उसके बाद वो मिचिरो के साथ ट्रेनिंग करता है। वो 5 दिनों में मिचिरो की ट्रेनिंग भी पूरी कर लेता है।
बाकी डिमन स्लेयर्स कहते हैं हम यहाँ पर 2 हफ्तों से, क्या हम भी जा सकते हैं, पर मिचिरो उन्हें जाने नहीं देता। उसके बाद तांजीरो कानरोजी के पास जाता है। तांजीरो कहता है कानरोजी शान क्या आप बी कीपिंग करती हो, क्योंकि यहाँ पर हनी की महक आने लग रही है। कानरोजी कहती है तो तुम्हें पता लग गया, मैं उनसे पैनकेक बनाती हूँ। मित्सुरी की ट्रेनिंग के लिए उन्हें अजीब सी बैले वाली आउटफिट पहननी थी। मित्सुरी ने फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग देती थी। उसके बाद वो ओबानाई की ट्रेनिंग पर जाता है। ओबानाई कहता है तांजीरो कामाडो, मैं तुम्हारा इंतजार करने लग रहा था। मैं तुम्हारे ऊपर नरमी नहीं बरतूंगा जैसे कानरोजी ने किया। मैंने तुम्हारे बारे में कानरोजी से सुना है, तुम्हें उसके साथ मजा आ रहा था, है ना? मेरी ट्रेनिंग में तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को घुमाना है, पर तुम्हारी स्वॉर्ड इन ऑब्स्टैकल्स को नहीं लगनी चाहिए। वो ऑब्स्टैकल कोई और नहीं बल्कि खुद डीमन स्लेयर कोर के मेंबर्स थे। ये देखकर तांजीरो हैरान रह जाता है। तांजीरो पूछता है इन्होंने क्या गुनाह किया है? ओबानाई कहता है इन्होंने बहुत से गुनाह किए हैं, कमजोर होने का गुनाह, ना सीखने का गुनाह और मुझे परेशान करने का गुनाह। जो ओबानाई की स्वॉर्ड थी, भले वो एक वुडन स्वॉर्ड थी, फिर भी वो बहुत ही अजीब तरीके से बैंड होती थी। तांजीरो इस चीज को नहीं समझ पा रहा था और जब भी वो अपनी कटाना को यूज करने लगता तो उसे आसपास के डीमन स्लेयर मेंबर्स की आवाजें सुनाई देती और तांजीरो नहीं चाहता था कि उन्हें दर्द हो। कुछ दिनों के बाद तांजीरो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है और तांजीरो का एक अटैक ओबानाई के हाओरी को थोड़ा सा काट देता है। उसके बाद वो सानेमी की ट्रेनिंग साइट पर जाने लगता है। वहाँ उसे जेनित्सु मिलता है जिसकी बुरी हालत हो चुकी थी। जेनित्सु वहाँ से भागना चाहता था, पर जब भी वहाँ पर सानेमी आ जाता है और उसे वापस खींच कर ले जाता है। सानेमी तांजीरो को लगातार ट्रेनिंग दे रहा था, वो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रहा था। पहले ही दिन में तांजीरो की बुरी हालत हो चुकी थी। तांजीरो पहचान में भी नहीं आ रहा था। जब तांजीरो वापस अपने कमरे में जाने लगता है कि वो देखता है कि गैन्या और सानेमी कुछ बात करने लग रहे हैं। गैन्या कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सानेमी कहता है यहाँ से चले जाओ, मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम कमजोर हो, अपने दोस्त की तरह मुझसे बात मत करो। जो ब्रीदिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता वो डीमन स्लेयर कोर में क्या करने लग रहा है। सानेमी वहां से जाने लगता है, पर गैन्या कहता है सानेमी रुको, मुझे तुमसे सॉरी मांगनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से चले जाओ। पर मैं इतना लड़ा कि मैंने एक डीमन को भी खा लिया। ये सुनकर सानेमी को बहुत ही गुस्सा आता है। तुमने क्या किया? तुमने एक को खा लिया? वो गैन्या की आंखें निकालने ही वाला था। वो इतना फास्ट था कि गैन्या उसे देख भी नहीं पाया, पर तांजीरो गैन्या को बचा लेता है। उसके बाद तांजीरो और सानेमी की लड़ाई शुरू होती है। तांजीरो कहता है तुम क्या करने लग रहे हो? क्या तुम गैन्या को मारना चाहते हो? नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, पर मैं उसे इतनी चोट पहुंचा दूंगा कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तांजीरो कहता है इसे बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, भले तुम उसके बड़े भाई क्यों ना हो। गैन्या को अपने रास्ते खुद चुनने का पूरा अधिकार है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें ही मारूंगा। सानेमी तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर सानेमी बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। तांजीरो और सानेमी फिर भी लड़ाई करते रहते हैं। जेनित्सु गैन्या को लेकर दूसरे कमरे में जाने लगता है, पर जेनित्सु कहने लगता है तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल पागल है। ये सुनकर गैन्या को गुस्सा आ जाता है और वो जेनित्सु को ही मारने लगता है। तांजीरो और सानेमी की लड़ाई काफी देर तक चलती है। उसके बाद ऊपर से ही ऑर्डर आ जाता है उनकी लड़ाई को रोकने के लिए। उसके बाद तांजीरो और जेनित्सु को सानेमी की ट्रेनिंग लेने से मना कर दिया जाता है और ऐसे वो अगली ट्रेनिंग साइट पर पहुंच जाते हैं, जो कि थी ग्योमे की ट्रेनिंग साइट। वहां पर वो देखते हैं कि इनोसुके और बाकी सब एक झरने के नीचे खड़े हैं। वो सब एक बुद्धिस्ट सूत्र को पढ़ने लग रहे थे। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, पर इनसे भी कड़ी ट्रेनिंग करने लग रहा था ग्योमे। ग्योमे आग के बीच में खड़ा था और उसके कंधे पर बहुत बड़े बड़े लकड़ और चट्टाने थी। ये देखकर जेनित्सु और तांजीरो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। इनोसुके ने ग्योमे को लड़ने की चुनौती दी थी, पर वो एक पल में ही हार गया था। और हाशिरा ट्रेनिंग का ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्योमे हिमेजिमा की बैक स्टोरी के बारे में पता करेंगे, पर वो पार्ट जब भी आएगा अगर इस वीडियो पर 500 व्यूज और 20 लाइक्स पूरे हो जाएंगे तो इस वीडियो लाइक टारगेट को पूरा कर देना। मुझे पता है आप ये कर दोगे, बिकॉज यू गाइज आर ऑसम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।